आदाब, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। इस सेकंड वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन देखिए हमारा, समझिए। इसमें कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है बेटा। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझिए बेटा, यहाँ क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक 1 माइक्रोकूलाम तथा एक 4 माइक्रोकूलाम का आवेश है जो वायु में स्थित है, ठीक है। अब इस पर इसके द्वारा जो बल लगेगा वो F1 और इसके द्वारा इस पर जो लगेगा वो F2। इनका हमें चाहिए अनुपात। अब बेटा आपको एक बात बता दें कि जितना इसके द्वारा इस पर जितना बल लगेगा उतना ही इसके द्वारा इस पर बल लगेगा, ठीक है। यानी कि जो एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे, तो जब समान बल लगाएंगे तो उनका अनुपात निकलेगा, वो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं समान बल कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से समझिए बेटा। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही है। अब इनके बीच की दूरी अगर r है, तो अगर देखें इसके द्वारा, तो ये Q1 Q2, इधर से अगर देखें Q1 Q2 इसमें डाल देंगे, आंसर आ गया। अब इसके द्वारा निकालेंगे तो Q1 Q2, आंसर तो वही आएगा ना यहाँ पे बेटा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि आपका आंसर कौन सही होगा, ये होगा सही, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:1। अगला इसमें सवाल समझिए। इसमें कह रहा है बेटा कि एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर 10⁻³ है बेटा, एम्पियर प्रति सेकंड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। बस ये क्या है, इसमें आपको फार्मूला अगर पता होता तो आप आराम से लगा पाते। इसमें स्वप्रेरकत्व देखिए बेटा, यहाँ पे आयल का स्वप्रेरकत्व को बेटा क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक और कहते हैं, ठीक बेटा। इसका मात्रक होता है हेनरी। और यहाँ पे बोला है, इसमें कह रहा है कि आयल बराबर 2 मिली हेनरी। इसे चेंज कर देंगे तो 2 × 10⁻³ हेनरी हो गया, ठीक बेटा। और इसमें देखिए धारा प्रवाह की दर जो बेटा है, वैद्युत धारा प्रवाह की दर मतलब इतनी धारा, यानी कि धारा कितनी, DI यहाँ पे दिया है 10⁻³ एम्पियर। ये धारा है बेटा, कितने सेकंड में जा रही है, यानी कि DT जो समय दिया है वो बेटा यहाँ पे दिया 1 सेकंड, ठीक है। तो या तो हम लोग सीधा लिख देते DI/DT बराबर 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड। तो हमने अलग अलग यहाँ पे वैल्यू रख ली, क्योंकि कुछ सवालों में बेटा अलग अलग मान देगा, कहेगा कि धारा इतने से इतनी बदल रही है, तो वहाँ आप घटा के निकाल लेना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहता है कभी कभी 5 सेकंड में धारा 10 एम्पियर से 20 एम्पियर हो गई है, तो ये इसे घटाएंगे तो DI बराबर निकाल लेंगे 20 - 10 करके। और 5 सेकंड में कहेगा तो DT बराबर वहाँ पे कितना, DT बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे रख लिया, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन आप फिर वहाँ पे लगा पाओगे, ठीक है। तो एल का मान दिया, DI और DT। तो यहाँ पे फार्मूला हमें चाहिए क्या बेटा, E चाहिए। तो E बराबर होता है LDI/DT। अब इसमें सीधा सा बेटा फार्मूला है और इसमें वैल्यू डाल दीजिए, 2 × 10⁻³ इसका वैल्यू 10⁻³/1। इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, घाते देखिए बेटा प्लस माइनस आपस में खत्म हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा आंसर। तो अपना ये दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझिए बेटा। इसमें कह रहा है जब एक तांबे के टुकड़े तथा एक जर्मेनियम के टुकड़े को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता, तो इनमें से क्या होगा, प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा या फिर प्रत्येक का प्रतिरोध घट जाएगा, या फिर तांबे का प्रतिरोध बढ़ेगा, जर्मेनियम का प्रतिरोध घटेगा, या फिर इसमें से बेटा ऐसा होगा कि तांबे का प्रतिरोध घटेगा, जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो आपको बताएं बेटा, ये देखिए हमारा तांबा है, यानी कि एक चालक पदार्थ है, और ये जर्मेनियम है, ये अर्धचालक है। और ये जो अर्धचालक होते हैं, इनका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा, इनकी चालकता बढ़ती है, और टेम्परेचर कम करने से इनकी चालकता घटती है। इसका मतलब चालकता घटती, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। तो और जो हमारी धातु है इसका उल्टा यहाँ पे होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कमरे के ताप से क्या कर रहे हैं, 80 केल्विन तक ला रहे हैं, इनकी टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं इसमें कमरे के ताप से। तो इसमें ऐसे में बेटा क्या होगा, तांबे का जो प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा, और जर्मेनियम जो एक अर्धचालक है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी चालकता यहाँ पे कम हो गई टेम्परेचर डाउन करने से,
ठीक है बेटा, आपको हम समझाएं जो हमारे अर्धचालक होते हैं बेटा, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, अर्धचालक में नीचे जो होता है वो संयोजी बैंड होता है, ऊपर का चालन बैंड होता है, ई होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये क्या होता है बेटा, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और जब हम क्या करते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वर्जित ऊर्जा अंतराल इसका कम हो जाता है और इस संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस वजह से क्या होता है, इसकी चालकता बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, और टेम्परेचर डाउन करने से इसकी चालकता घट जाती है। चालकता घटी तो इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ा। आपको बताएं बेटा 0 केल्विन पर, कितने 0 केल्विन पर यानी कि परम शून्य ताप पर हमारा कोई भी अर्धचालक है जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन, तो परम शून्य ताप पर ये जो क्या करते हैं, ये बेटा अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो आपको याद रहेगा परम शून्य ताप पर अर्धचालक क्या करते हैं, अचालकों की भांति, अर्धचालक अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को समझिए बेटा, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा प्रयुक्त करता है, उसका दोष है। यहाँ समझिए बेटा, इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष है या फिर दूर दृष्टि दोष है या जरा दूर दृष्टि दोष या अबिंदुकता, कैसे पहचानोगे? उसकी जो चश्मा है वो क्या है, +2D क्षमता है। डी का मतलब बेटा यहाँ पे डायोप्टर होता है। यहाँ क्षमता कितनी है चश्मे की, वो है बेटा +2D है। डी का मतलब क्या हुआ बेटा, डायोप्टर। और डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर आपको बताएं बेटा ये मात्रक होता है लेंस की क्षमता का। तो आपसे अगर पूछे लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है तो डायोप्टर है। अब यहाँ समझिए बेटा, इसमें जो प्लस निशान लगा हुआ है इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो चश्मे में लेंस है वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो प्लस होती है और अवतल लेंस की माइनस होती है। तो अब बेटा ये हमें पता लग गया कि उसके चश्मे में जो लेंस लगा है वो उत्तल लेंस लगा है प्लस चिन्ह देखने से। ठीक बेटा, प्लस चिन्ह देखने से क्या पता लगा कि उसके चश्मे में जो लेंस लगा है वो कौन सा लेंस है बेटा, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस को हम लोग दूरदृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं। किस में प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष में। ठीक बेटा, तो उस व्यक्ति को कौन सा दोष हो जाएगा, मतलब है दोष उसे जो है वो आपका है दूरदृष्टि दोष। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में बेटा कौन सा उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। तो इसमें आप करते हैं अवतल लेंस। ठीक बेटा, और ये जरा दूरदृष्टि दोष है, इसमें बेटा कौन सा लेंस होता है, इसमें लेंस को हम लोग जो उपयोग करेंगे बेटा दोनों उपयोग करेंगे, उत्तल और अवतल दोनों। ये ऐसा दोष होता है इसमें ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं ना दूर की। दूर दृष्टि दोष में दूर की स्पष्ट दिखाई, पास की दिखाई नहीं देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में बेटा क्या होता है, निकट की स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती। ये आपने पढ़े होंगे। अबिंदुकता बेटा क्या होता है, इसमें आपको खड़ी लाइनें, खड़ी और क्षैतिज लाइनें अगर हैं तो उनमें से आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। फिलहाल में जो आंख के दोष हैं बेटा इन पे हम डिटेल में वीडियो आपका बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन समझिए बेटा, इसमें कह रहा है नाभिकीय बल की प्रकृति होती है। इसमें से पूछ रहा है जो नाभिकीय बल है वो वैद्युत बल है या चुंबकीय, गुरुत्वीय या फिर इनमें से कोई नहीं। बेटा नाभिकीय बल होता है क्या, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बेटा परमाणु है, कोई परमाणु के भीतर कौन होता है, नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन है, बंधे रहते हैं। इन्हें बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियन। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियन। तो इन्हें आपस में जो बल बांधे रहता है फोर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल। क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल की परिभाषा अगर पूछता है तो इस तरह से लिख देंगे, नाभिक के भीतर कार्यरत वह बल जो न्यूक्लियनों को बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक के भीतर कार्यरत वह बल जो न्यूक्लियन को बांधे रखता है क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक बेटा, इस तरह से आप लिख देंगे। और बता बेटा ये तो ना तो वैद्युतीय बल होता है, ना चुंबकीय बल, ना गुरुत्वीय बल होता है। ठीक है, तो आपका इसमें से आंसर कौन सही होगा, ये। तो ये अपना एक अलग बल है और ये जो बल बेटा है ये आवेश पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और ये सबसे प्रबल बल है। अब तक ज्ञात बलों में सबसे प्रबल बल कौन है, नाभिकीय बल है। ठीक, इसे याद रखना बेटा आप। और दूसरी बात ये है बेटा, ये जो बल होता है ये कम परास वाला बल है, मतलब ये सिर्फ नाभिक के भीतर ही काम करता है, मतलब छोटे से एरिया में काम करता है। इसमें कह रहा है यदि 5 वर्ष अर्धायु के पदार्थ का प्रारंभिक द्रव्यमान n0 है तो 15 वर्ष बाद
पदार्थ का अंतिम द्रव्यमान क्या होगा। बेटा यहाँ क्वेश्चन कहने की देखिए आप समझिए, मतलब एक कोई पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी अर्धायु है 5 वर्ष, तो वो पूछ रहा 15 वर्ष बाद वो कितना रह जाएगा। इसमें से n0/2 रह जाएगा, n0/3 रह जाएगा, n0/4 रह जाएगा, या फिर n0/8 रह जाएगा। तो बेटा ये अर्धायु क्या होता है, अर्धायु का मतलब होता है कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है जितने समय अंतराल में विघटन के बाद अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उसकी अर्धायु कहलाता है। यहाँ पे हमने आपको डेफिनेशन भी लिख दी बेटा कि वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटन के कारण अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्या कहलाती है बेटा, अर्धायु कहलाती है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे बेटा कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इतना समझिए आप। तो यहाँ हम लोग सवाल को बेटा समझते हैं। अब जैसे हम मान लें कि शुरू की बात है, कोई पदार्थ है वो शुरू में n0 है, अर्धायु कितनी है 5 वर्ष, तो अब ये बेटा 5 साल के बाद 5 वर्ष बाद कितना रह जाएगा, आधा, मतलब जो भी मात्रा है उसका कितना रह जाएगा, n0/1/2 रह जाएगा उसका। फिर 5 साल बाद और देखेंगे हम लोग, 5 वर्ष बाद कितना रह जाएगा, इसका 1/2 जाए, इसका मतलब कितना है, ये कितना है 1/2 है, उसका भी 1/2 रह जाएगा। और 5 साल बाद देख, मतलब ये यहाँ पे n0 बटा कितना है बेटा 2, और यहाँ 5 साल बाद और देखा तो कितना रह गया, n0/4 रह गया। 5 साल बाद और हम देखें तो बेटा इसका मतलब तो n0/4 का 1/2, मतलब n0 बटा कितना रह गया, 8 रह गया। अब देखिए बेटा 5 साल बाद इतना रह गया, फिर 5 साल और लग गई तो इतना रह गया, फिर 5 साल और चले तो इतना बचा, तो मतलब 5 5 10 5 15, तो 15 साल बाद ये कितना रह गया, n0/8 रह गया। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, n0/8। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। सवाल समझिए बेटा, इसमें कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, मतलब इसमें ऑप्शन है आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। प्रति का मतलब देखिए बेटा यहाँ पे माइनस इन्होंने लगा दिया, या तो कभी कभी आपको प्रति मतलब इस तरह से लाइन में दिखाता है, कभी कभी क्या कर देता माइनस का इस पे पावर लगा देता। ये लिखा एम्पियर प्रति मीटर, ये लिखा न्यूटन प्रति कूलाम, ये लिखा बेटा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसमें से बताना है जो वैद्युतशीलता को बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन 0 से, कहीं कहीं से एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते लोग, ठीक है। तो बेटा इसका मान आपको तो पता ही होगा, इसका मान कितना होता है 8.85 10⁻12 होता है। अगर याद नहीं तो ये देख लें बेटा, ये एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 10⁻12। कभी कभी ये पूछ देता है, कैलकुलेशन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसका मात्रक की बात करें तो बेटा ये इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए बेटा आप इसे कभी कभी भूलेंगे तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस सूत्र तो आपको याद होगा ही, ठीक है बेटा। अब देखिए हमें एप्सिलॉन 0 का निकालना, तो एप्सिलॉन 0 यहाँ ले आते बटे में, तो इधर आ जाएगा F इंटू एप्सिलॉन 0, तो 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस ऐप को नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन ऐप नीचे आ जाएगा तो ऐप R स्क्वायर। ये हटा देते हैं, ये नियतांक है बेटा, ठीक है। अब देखिए ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये भी आवेश, तो कूलाम कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, क्या हो गया बेटा कूलाम स्क्वायर, और बटे में कौन है न्यूटन, ये बल का मात्रक हो गया न्यूटन, ये दूरी है तो इसका हो गया बेटा मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसलिए आपका ये सही हो गया बेटा, ठीक है। यहीं पे आपको हम बता देते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है वो बेटा 9 × 10⁻9 होता है, और इसका मात्रक जो होता है इसका उल्टा, मतलब ये कर दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है। और ये भी बेटा बिल्कुल यहीं से आएगा, देखिए अगर इसका निकालेंगे मात्रक तो देखिए R ऊपर आएगा और ये दोनों नीचे चले जाएंगे, तो यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर मिलेगा F गुणा R स्क्वायर बटा Q1 Q2, है ना। अब देखिए इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान ये हो गया, ये मात्रक हो गया, और देखिए एप्सिलॉन 0 का ये बेटा मान हो गया और ये मात्रक हो गया,
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो आंसर है ये सही है। ठीक, उसके बाद एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको यहाँ पे दे दी। ठीक है, छोटा सवाल है, इसमें कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपका कौन सा होता है बेटा? ओम मीटर। याद होगा आपको। देखिए बेटा, अगर इसे आप बाई चांस भूल रहे हैं याद, वैसे तो आप याद रखिए इसका मात्रक क्या है? ओम मीटर। किसका बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। और प्रतिरोध का मात्रक केवल क्या होता है? ओम होता है। अगर आप भूल रहे हैं बेटा तो यहाँ पे आपको एक सूत्र याद होगा, R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से इसका मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का निकाल सकते हैं। तो रो बराबर अगर निकालेंगे क्या निकलेगा? R A बटा एल बेटा। तो इसका मात्रक होता है ओम, और इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और बटा इसका क्या है? मीटर। अब यहाँ से देखिए बेटा, 1 मीटर खत्म हो गया तो क्या बचेगा? ओम मीटर। तो इस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही होगी बात। और देखिए बेटा, विशिष्ट चालकता, जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है? चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है। विशिष्ट यानी कि 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध की होती है। ठीक है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। अब जब उल्टी हो गई तो इसका मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, आप याद रखेंगे। तो ये मात्रक है, ये किसका है? ये है विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट चालकता। लेकिन आपसे पूछा किसका है? विशिष्ट प्रतिरोध का। तो आपका कौन सही है? ओम मीटर सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। इस सवाल को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है कि एक आमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। परिपथ में धारा का शिखर मान है बेटा। यहाँ पे जो दिया गया है ये हमें वर्ग माध्य मूल मान दिया। यहाँ पे क्या दिया? IRMS दिया, IRMS, इसे बोलते हैं बेटा वर्ग माध्य मूल मान। इसका वैल्यू है 4 एम्पियर है। ठीक है, और हमें शिखर मान यानी कि I0 चाहिए बेटा। क्या चाहिए? I0, और I0 हमें पता करना है। अब इनके बीच बेटा एक सूत्र होता है बहुत प्यारा सा, इसमें होता है IRMS बराबर होता है I0 बटा √2। ठीक है बेटा, ये वर्ग माध्य मूल और शिखर मान में संबंध है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें क्या करते हैं, हमें इसका मान रख लेते हैं 4, I0 हमें निकालना बटा में √2, ये गुणा में आ जाएगा। तो I0 बराबर हो जाएगा 4√2। तो इस तरह से हमें शिखर मान मिल जाएगा। तो अपना ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बेटा समझिए, इसमें कह रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर, कौन सी श्रेणी है बेटा? बामर। बामर श्रेणी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में होती है? देखो बेटा, जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है इसमें 5 श्रेणियां आपकी होती है, लाइमर, बामर, पाइसन, ब्रैकेन, फुंड। ठीक है, तो इसमें से जो आपकी लाइमर श्रेणी होती है ये जाती है पराबैंगनी क्षेत्र में। किसमें जाती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। ये जाती है आपकी जो बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, और बाकी की ये तीनों होती है ये अवरक्त क्षेत्र में जाती हैं। किसमें जाती है बेटा? जो अवरक्त लिखा हुआ है अवरक्त क्षेत्र में जाती हैं। तो फिलहाल में आपका आंसर पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है बामर श्रेणी की, तो बामर श्रेणी किस में जाएगी? दृश्य भाग में। तो आपका आंसर आ जाएगा दृश्य प्रकाश। ठीक है, अब देखो बेटा एक और आपको अच्छी जानकारी देते हैं। जैसे अगर पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, कोहरे या धुंध में किस क्षेत्र की स्पेक्ट्रम की, किस क्षेत्र की रेखाएं चाहिए होती हैं, तो उस समय बेटा फोटोग्राफ के लिए जो चाहिए होती हैं वो अवरक्त क्षेत्र की चाहिए होती हैं। किसके लिए? कोहरे या धुंध के लिए। कोहरे या धुंध में इसका उपयोग होता है। ठीक बेटा, यहाँ पे समझिए, इसमें कह रहा सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे बेटा, इसमें देखिए यहाँ समझिए ये सिस्टम है, यहाँ पे आवृत्ति घटते हुए दिखाएगी। मतलब सबसे अधिक आवृत्ति होती गामा की, फिर उससे कम एक्स, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म अथवा माइक्रो तरंगे, फिर सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? रेडियो तरंगों की। और यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आवृत्ति बेटा किसकी हो जाएगी? गामा तरंगों को हो जाएगी। तो ये बेटा आप डाटा नोट कर लें और इसे समझ लें एक बार। ठीक है, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य। और आप समझिए बेटा यहाँ पर कहानी क्या है, ये तो आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है, लेकिन तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य आवृत्ति की उल्टी होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी हो जाएगी? गामा की, फिर उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, उससे, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य इसकी हो जाएगी। मतलब आवृत्ति इसकी सबसे कम है, तरंग दैर्घ्य इसकी सबसे ज़्यादा है। इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो अगर आप एक क्रम याद कर लेते हैं तो दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल में आपका बेटा यहाँ पे आंसर हो गया सबसे अधिक आवृत्ति गामा तरंगों की होती है। ठीक, इस क्वेश्चन को बेटा समझिए, इसमें कह रहा है रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। वह समय जब 100 ग्राम
रेडियम से 25 ग्राम रेडियम अवघटित रह जाता है। मतलब बेटा जो रेडियम है उसकी अर्धायु कितनी है, 1600 वर्ष है। अर्धायु का मतलब होता है, हम बता चुके आपको कि कोई पदार्थ है अपनी मात्रा का आधा रह जाए, है ना। कितना रह जाए बेटा, आधा रह जाए। तो यहाँ पे समझिए जैसे क्या हुआ है कि अब जैसे हमारा कोई रेडियम है वो शुरू में कितना है, 100 ग्राम है। अब उसकी अर्धायु कितनी है, 1600 वर्ष है। तो ये 1600 वर्ष के बाद कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा, यानी कि 50 ग्राम रह जाएगा। अब हमें चाहिए बेटा कितना, हमें चाहिए 25 ग्राम तक। तो अभी हमें 1600 वर्ष और चले जाते हैं, कितना, 1600 वर्ष। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे 25 ग्राम रह जाएगा, इसका आधा रह जाएगा, ठीक है। तो 1600 ये लगे 50 ग्राम और फिर 1600 वर्ष और लगे 25 ग्राम होने, तो 1600 प्लस 1600, तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, 3200 वर्ष पूरे लग जाएंगे, ठीक है बेटा, 25 ग्राम रहने में। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो गया, ये सही हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।